हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा चल रहा है बेटा आपकी स्टडी। आई होप कि जितने बच्चों ने मेरे ऑनलाइन पेड कोर्स को परचेस किया है बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है। कभी भी बेटा कोई भी डाउट होता है ना, जो भी टॉपिक हमारा चल रहा है उसके हिसाब से यदि कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, ये हमारा पीजीटी बायोलॉजी पेड कोर्स का चौथा क्लास है, जिसमें हम सेल बायोलॉजी में आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी लिक्विड कंपोनेंट्स होती है, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, क्या क्या चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन, सभी चीजों को लाइन लाइन कवर करेंगे। ठीक है। तो मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, सुदेश सर। और हमारा जो ये जो वीडियो है ना बेटा, वो लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं हो रही है। ये अपलोड हो रहा है हमारे सुदेश सर बायोलॉजी वाले यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज, जैसा प्यार आपने हमारे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल वाले चैनल को दिया है, वैसा ही प्यार हमको उम्मीद है आपके साथ में हमारे सुदेश सर बायोलॉजी में। ओके। सो चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हमको कवर करना है बेटा, सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हमको कवर करना है। ओके, ठीक है। चलिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक आज कवर करते हैं हमारा कोशिका द्रव्य, या फिर हम क्या बोल देंगे इसको, साइटोप्लाज्म कह देंगे। ठीक है। तो बेटा कोशिका द्रव्य क्या है, तो आपको पता है कि जो हमारा सेल के अंदर का जो भी लिक्विड पोर्शन होता है, ये हमारा सेल है। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा है भैया। ठीक है। ये है बेटा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर का जो लिक्विड है ना, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि एक ग्लास के अंदर में आपने सूप को डाल दिया है, तो लिक्विड, अच्छा सूप में वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल है। ठीक है। ये मान लो ये वेजिटेबल्स है, ये वेजिटेबल्स को हम क्या कहेंगे बेटा, ये सब ऑर्गेनल है। ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब ऑर्गेनल्स कहलाते हैं बेटा। ठीक है भाई। मतलब ये कि सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होती है, उनमें उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट जो प्रेजेंट होती है, जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, सेल ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा टर्म्स हम यूज कर रहे हैं ना बार बार, कोशिका द्रव्य बोला जा रहा है। ठीक है बेटा। कोशिका द्रव्य जो नाम है बेटा, इस तरह का जो नाम हमने रखा है, इस बंदे का नाम है स्ट्रासबर्ग। ठीक है। स्ट्रासबर्ग ने ये नाम दिया है, तो आप बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म जो टर्म्स है, उसको किसने दिया है बेटा, स्ट्रासबर्गर ने दिया हुआ है, ये बंदे ने दिया है। ठीक है भाई। साइटोप्लाज्म किससे घिरा हुआ है बेटा, तो याद रखना, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है या कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, सेल का साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या झिल्ली से क्या होता है बेटा, यहाँ पे घिरा होता है। और जितने पोर्शन घिरे होते हैं, उसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल होते हैं। याद रखना कि हमारे साइटोप्लाज्म में, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के क्या मिल जाएंगे बेटा, आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनेल, जिसको हम यहाँ आगे पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, ऑर्गेनेल्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, कोशिका अंगक कहते हैं। तो अंगक तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा टफ है कंपेयर टू इंग्लिश। ओके। तो साइटोप्लाज्म के अंदर में वैरायटीज ऑफ आपको क्या मिल जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल मिल जाएंगे। ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेल बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ओके। और ये जो लिक्विड है ना बेटा, ये आप देखो, साइटोप्लाज्म का एक्चुअल में काम क्या है, तो लिक्विड पोर्शन होता है। और याद रखना, यही साइटोप्लाज्म का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, साइटोप्लाज्म का यदि हम बात करें वातावरण से कि इसका नेचर क्या है, तो याद रखना ये रिडक्शनल होता है। क्या होता है, रिडक्शनल एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है। अब एक और की पॉइंट मैं बता रहा हूं, हालांकि दूसरे चैप्टर में उसको कवर तो करेंगे बेटा। डीएनए से बनता है आपका आरएनए,
और आरएनए से बनता है आपका प्रोटीन। याद रखना बेटा कि डीएनए और आरएनए जो बनने का प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस में होता है, मगर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो आपके साइटोप्लाज्म में होता है। तो याद रखना, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गई, ठीक है भाई, ग्लाइकोलाइसिस एवं प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कहेंगे या फिर हम कहेंगे बेटा इसको सिंथेसिस, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। बात समझ में आ गई? तो ये एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपके साइटोप्लाज्म का। और साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या होते हैं बेटे? छोटे छोटे ऑर्गेनल्स, और ऑर्गेनल के अंदर में क्या होते हैं? सब ऑर्गेनल होते हैं। तो याद रखना, जब भी हम ऑर्गेनल की बात करेंगे बेटा, तो हर एक ऑर्गेनल की, ठीक है, मैं कहूंगा आपके प्रत्येक ऑर्गेनल का, जिसको आप ऑर्गेनल कह रहे हो, प्रत्येक ऑर्गेनल की संरचना, ठीक है, एवं कार्य, ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। ये बात आपको जाननी है। जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, याद रखना सबके अंदर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही बेटा। तो ऑल दी सेल ऑर्गेनल्स है ना, सभी सेल ऑर्गेनल्स क्या है? मेटाबॉलिकली क्या होते हैं बेटा? एक्टिव होते हैं, मतलब सक्रिय होते हैं, इनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना मेटाबॉलिक होती है, साथ में इनकी जो साइज होती है बेटा, जो हमारे सेल ऑर्गेनल की साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है, और सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो मैं कह सकता हूं ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, विशिष्ट प्रकार के फंक्शन को ये क्या करते हैं बेटा? परफॉर्म करते हैं। चलो एग्जांपल लिखते हैं, कितने ऑर्गेनल के नाम आपको याद हैं? यदि मैं बोलूं कि आप सोचो और मुझे सिर्फ ऑर्गेनल के नाम बता दो, ठीक है, कि क्या क्या ऑर्गेनल होता है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपका आता है नंबर 1, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आता है बेटा। इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 लोग होते हैं, ईआर होता है, आपका गोल्जी होता है, आपका वैक्यूल्स होते हैं, आपका लाइसोजाइम होता है, ठीक है, लाइसोजाइम नहीं, लाइसोसोम कह दे देंगे, ठीक है, लाइसोसोम कह देंगे बेटा। ये एग्जाम में पूछता है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन इंक्लूडेड हैं, तो ये 4 बंदे इंक्लूडेड होते हैं, वेसिकल बोल दो या वैक्यूल बोल दो, ठीक है, आप चाहो तो वेसिकल नोट कर सकते हो, ये तो दिख नहीं रहा है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है भाई, वेसिकल के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और क्या होती है भाई? जैसे कि आपको बता है बेटा, एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और क्या है? तो जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, मीजोजोम हो गया, माइक्रोजोम हो गया, मीजो एंड माइक्रोजोम्स हो गए, ठीक है, और बात करेंगे तो आपका आ जाएगा बेटा राइबोसोम आ गया। और क्या हो सकता है? हमारे सेल के अंदर वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है, उन सबको हम नोट कर रहे हैं। एक और नोट करते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल होता है, मेन चीज को हम बोलना ही भूल गए, केंद्रक बेटा, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, मीजो एंड माइक्रोसोम हो गए, राइबोसोम हो गई, और यहाँ पे आपने नीचे नोट किया है क्या? न्यूक्लियस नोट किया है, ठीक है। तो इतनी चीजें इनहाउ हमारे साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, और सबके सब जो है बेटा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इस बात को भी आपको क्या करना है? याद करके रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमको ऑर्गेनल नंबर 1 पढ़ना है बेटा, ये कवर करना है। क्या नाम है इसका? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या नाम है इसका? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नाम है बेटा, जिसको हमको आज डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो ये जान लो बेटा, डायग्राम ये कौन है आप बताना,
ठीक है, ये कौन है आप बताएंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा। अब ये डरना नहीं भैया, ये जो पोर वाला सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अंदर डीएनए है, मतलब ये बात हो रही है किसकी, न्यूक्लियस की। ठीक है, और न्यूक्लियस से हमारे ये ऑर्गेनेल जो है वो अटैच होता है, कुछ इस तरह से दिखता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे वेसिकल का फॉर्मेशन करेगा और सेम यहाँ पे ऐसा लूप बनाता है बेटा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। इस बंदे का नाम है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में यदि ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, ये राइबोसोम है बेटा। ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं वो कौन है, राइबोसोम है। तो इसको हम कह देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जिनमें कुछ भी नहीं है वो कहलाता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और अंदर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लुमेन कहते हैं। याद रखना, यदि ये बाहर वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म का एटमॉस्फेयर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, सॉरी रिडक्शनल होता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर कैसा होता है, रिडक्शनल होता है। याद रखना बेटा, लूमेन के अंदर जो है वो एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग होती है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइडेड बाय द लूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एग्जाम में आते हैं, सेट कर लो दिमाग में, आई करे बाबा। ठीक है भाई, ये आना तय है बेटा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुम्हारे दो स्ट्रक्चर बनते हैं, देखते जाओ, ये 1, ये 2, ये 3। इस लूप को कुछ इस तरह से कर दो और यहाँ पे जोड़ दो इसको, बाकी दोनों को यहीं पे ऐसा लूप बना दो। ठीक है भाई, ये ऐसा जोड़ना है आपको, ये ऐसे होते बहुत सारे हैं मगर मैं एक को ही दिखा रहा हूं आपको, ये ऐसा बेटा। अब देखो, ये जो जानवर जैसा बड़ा डेंजरस दिख रहा है बेटा, ये और कोई नहीं, ये यहां से यहां तक क्या है, गोल्जी बॉडी है। ठीक है, गोल्जी काय के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी बॉडी कहलाती है। गोल्जी बॉडी में देखो, इसका जो फेस है न्यूक्लियस की तरफ है और इसका जो फेस है वो अपोजिट है बेटा। तो जो न्यूक्लियस की तरफ फेस होता है उसको हम सिस कहते हैं और इसको हम कहते हैं बेटा ट्रांस। ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रांस और इसको हम कहते हैं क्या बेटा, सिस फॉर्म कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो अलग अलग, देखो डायग्राम और नहीं बनाऊंगा मैं, बस इतना ही हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मान लो एक बड़ा सा वेसिकल बनाता हूं, मैं दिखाता हूं तुमको। ये एक बड़ा वाला वेसिकल है। इस वेसिकल के अलावा आप एक और बना लो, जैसे कि ये छोटा छोटा ऐसा बना लो। ठीक है भाई, तो ये जो बड़ा सा वेसिकल दिख रहा है ना, इसके पास एक खास चीज है। क्या खास चीज है, ये है बेटा, ये कौन है, याद रखना, H+ एटीपेज है। कौन है ये, H+ एटीपेज है, मतलब या तो एनर्जी बनाता होगा या हाइड्रोजन की पंपिंग करता होगा। अब बताओ, हाइड्रोजन की पंपिंग सेल के अंदर करता है, मतलब ये कैसा एटमॉस्फेयर बना रहा है बेटा, एसिडिक कंडीशन यही बनाता है। किसी सेल के अंदर एसिडिक कंडीशन बनाता है और इसके अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होते हैं। तो हाँ, इस बंदे का नाम 3rd नंबर में डाल दो, इस बंदे का नाम 2nd नंबर में, इस बंदे का नाम 1 में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तुम्हारा गोल्जी बॉडी है और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बेटा, ये लाइसोसोम है। ठीक है भाई, ये तुम्हारा क्या है बेटा, लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम के बाद जो नीचे, यदि हम पहले चौथा पॉइंट कर ले, तो बताओ वेसिकल बोलूं या वैक्यूल बोलूं। यदि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको कवर करते हैं तो यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा, वैक्यूल्स बोलना पड़ेगा। वैक्यूल को बोल दो बेटा 4th नंबर। याद रखना, ये चारों मिल करके, एक साथ मिल करके काम करते हैं। 4 ऑर्गेनेल है, क्या क्या है, एक है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा तुम्हारा बेटा गोल्जी है, तीसरा तुम्हारा है लाइसोसोम। ठीक है, और चौथा जो तुम्हारा है वैक्यूल।
ये सभी क्या करते हैं बेटा, मिलकर काम करते हैं, ठीक है, मिलकर फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक सिस्टम बना लिया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं कि भैया ये क्या है, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होती है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, ठीक है भाई, ये सर बस दिखा देता हूं मेरा। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, यदि आपसे पूछे तो बोलना चार ऑर्गेनेल मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम में आता है ना, ये एग्जाम में आता है, नोट कर लो भाई, याद कर लो अच्छे से। एक तो आ गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड नंबर में आ गया गोल्जी बॉडी, थर्ड नंबर में आ गया लाइसोसोम, और फोर्थ नंबर में आ गया आपका क्या भैया, वैक्यूल्स। ये चारों के चारों तुम्हारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं और चारों मिलके काम करते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इनको आप क्या कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं। तो चलो मैं वापस आ जाता हूं, जो आधा कटा हुआ पोर्शन है उसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात यदि हम बेसिकली करें कि भैया ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या है, क्या करता है, तो याद रखना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन जो सिस्टम होता है बेटा, वो सिर्फ बहु कोशिकाओं में, मतलब कि यूकैरियोट्स में ना, यूकैरियोट्स में क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है, यहां पे उपस्थित होता है। बात समझ में आ गई, ओके। कितने लोग मिलके काम करते हैं, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में चार लोग मिलकर के काम करते हैं बेटा, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। एक तुम्हारा ईआर है, एक तुम्हारा गोल्जी है, एक तुम्हारा लाइसोसोम है, और एक तुम्हारा क्या है, वैक्यूल है, ठीक है। ये चार लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ये चारों के चारों मिलकर के क्या कर रहे हैं, तो इसका काम है बेटा, ये मिलकर के ट्रांसपोर्ट करेंगे या फिर डिग्रेड करेंगे किसी मॉलिक्यूलर को, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर को डिग्रेड करने का काम है। इसका पहला फंक्शन है बेटा ट्रांसपोर्ट, क्या काम है, ट्रांसपोर्ट, और दूसरा काम है डिग्रेडेशन, ठीक है भाई। इसका दूसरा काम क्या है, तो डिग्रेडेशन ऑफ, ओके, डिग्रेडेशन ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स। जैसे ये डिग्रेडेशन काम किसका है, तो आप याद रखना लाइसोसोम का मेन काम है बेटा क्या, डिग्रेडेशन करना। तो यस, इसको आप मेन काम में क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो दो काम तो हमने देख लिया बेटा, एक तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा काम क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि लाइसोसोम करता है, ठीक है। साथ में कुछ चीजों को सिंथेसाइज करने के लिए तुम्हारा ईआर और गोल्जी भी पार्टिसिपेट करता है बेटा, ठीक है। तो मैं कह देता हूं कि यहाँ पे सिंथेसिस भी होता है, प्रोडक्शन करने का काम भी ये करता है। और याद रखना इनमें एक और प्रोसेस है बेटा, मॉडिफिकेशन, ठीक है, क्या करता है, मॉडिफिकेशन का प्रोसेस भी करता है। चार काम याद रखेंगे। तो चलिए हमारे एंडो मेम्ब्रेन के सिस्टम के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे सीक्वेंस में बेटा। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा, ये आपका हेडिंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक तरह से पूरे सेल में ट्यूब्यूल जैसा, ठीक है भाई, ट्यूब्यूल जैसा हो गया, क्या ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल जैसा संरचना होता है, जो पूरे सेल के, ठीक है, जो पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है बेटा, ये बिखरा होता है, ठीक है। मैंने डायग्राम तो आपको दिखाई दिया है। जब हम बात करते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में बिखरा रहेगा। और सिंपली इसको हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तीन चीजों से मिलकर बनता है बेटा, ईआर, तीन कंपोनेंट से
कंपोनेंट से बना होता है। क्या क्या है भाई? तो सबसे पहला है बेटा सिस्टर्नी। सबसे पहला क्या है? सिस्टर्नी है। दोनों लिख देता हूं, हिंदी और इंग्लिश। सिस्टर्नी, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो हमारा है बेटा वो है क्या? वेसिकल, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है तुम्हारा ट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूब्यूल। एक मिनट, इसको कैसे लिखते हैं? ट्यूब्यूल्स, ठीक है भाई। तो ये ट्यूब्यूल्स हो गया, ये वेसिकल हो गए। वेसिकल को हम इंग्लिश में लिख देते हैं वेसिकल, ऐसा नोट कर देते हैं, ठीक है। तो एक हो गया तुम्हारा सिस्टर्नी हो गया, एक तुम्हारा वेसिकल हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया? ट्यूब्यूल हो गए। तीन अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलके बनता है बेटा। ट्यूब्यूल कैसा दिखता है? तो जैसे ये ऐसा ट्यूब्यूल है बेटा। ट्यूब्यूल में ब्रांचेस नहीं होती है, ठीक है, बिना शाखाओं की होती है। तो एक तरह से चपटा हुआ, ठीक है। चपटा हुआ बोलने का मतलब है कि ये फ्लैटन होता है बेटा। ऐसा होता है, फ्लैटन होता है, चपटा हुआ है और अनब्रांच है। मतलब इसमें अलग अलग शाखाएं नहीं होंगी, अनब्रांच होती है। तो एक तो मैंने कहा फ्लैटन है, अनब्रांच है, और धसा हुआ जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये इनका जो यूनिट होता है बेटा स्टैक्ड होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अटैच होती है। जैसे ऐसा बोल सकते हो, ये कुछ ऐसा दूसरा स्ट्रक्चर है, फिर ये तीसरा स्ट्रक्चर है, ये फिर चौथा स्ट्रक्चर है। मतलब एक के ऊपर एक जो है वो सटे हुए होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैक्ड बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये तो बात होगी सिस्टरनी की। वेसिकल बोलेंगे बेटा तो ऐसे वेसिकल है ये वेसिकल है। मतलब ये डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में जो वेसिकल है, ये देखो यहां से एक वेसिकल बना, डिटैच होके ऐसा बन गया। तो ये बंदा जो है वो क्या कहलाएगा? वेसिकल कहलाएगा। तो जो तीसरा कंपोनेंट होती है यहाँ पे, मतलब दूसरा कंपोनेंट जो है वो वेसिकल है। ये वलयाकार ओवल शेप होता है बेटा, ओवल शेप्ड होता है। मतलब कि एक तरह से गोलाकार या अंडे के आकार का बोल सकते हैं, ठीक है। गोलाकार या फिर अंडे के आकार का होता है बेटा, अंडे के आकार का होता है, ठीक है भाई। सिंगल सी बात है। और ये एक से जगह से दूसरे जगह जाता है, क्यों? क्योंकि इसी के अंदर में प्रोटीन या अदर मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो पैक्ड होता है, और इसको ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है बेटा। तो याद रखना, वेसिकल का यूज जो है, वेसिकल का यूज कहाँ होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट में करते हैं, ठीक है। वेसिकल का यूज अपन कहाँ करते हैं बेटा? ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं। ये हो गई बात। अब यार ट्यूब्यूल भी एक तरह का सिस्टर्नी जैसा स्ट्रक्चर है, मगर ये ब्रांच होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वेसिकल है और यहाँ पे भी एक ब्रांच आ गया और ये ऐसा हो गया। तो ये देखो, इसमें आपको ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, ये अनब्रांच होता है। मगर जो तुम्हारा ट्यूब्यूल होता है बेटा वो ब्रांच होगा, और सेम चपटा ही होता है, ठीक है ना भाई। फ्लैटन है, और ब्रांच होने के कारण रेगुलर नहीं कहेंगे इसको, इररेगुलर कहेंगे। ऐसा होता है तो बोलना इररेगुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये ट्यूब्यूल जो है मे बी फ्री हो सकते हैं या सिस्टर्नी से चिपके होते हैं। या तो स्वतंत्र होंगे, फ्री होंगे, फ्री लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्री होंगे, या फिर किससे चिपके होते हैं? तो बेटा सिस्टर्नी से, सिस्टर्नी से चिपके होते हैं, ठीक है। दो कंडीशन में ये प्रेजेंट हो सकता है। तो याद, अच्छा, सेम यही स्ट्रक्चर मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी में भी बोलूंगा। उसमें भी सिस्टर्नी होगा, उसमें भी वेसिकल होगा, उसमें भी ट्यूब्यूल होगा बेटा, सेम टू सेम होगा। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होती है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ई आर और गोल्जी दोनों स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, उनके कंपोनेंट भी सेम होते हैं, जैसे कि सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल सब होता है। मगर जो आपका गोल्जी बॉडी है बेटा, ठीक है, इनमें से दोनों में से एक जो है, मतलब गोल्जी बॉडी का सेम कंपोनेंट होगा, मगर इट इज आइसोलेटेड इन द साइटोसॉल एंड डू नॉट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मतलब
जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पूरा बिखरा होता है, मतलब बोल सकते हैं स्कैटर्ड होता है बेटा। ऐसा होता है, स्कैटर स्ट्रक्चर मिलेगी आपको। एक मिनट, हाँ, कैसा होता है, बिखरा होता है। तो मैं यहां पे कहूंगा स्कैटर्ड। ठीक है, स्कैटर्ड का मतलब होता है बेटा बिखरा हुआ होना। ठीक है, ये हो गई हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन चीजें होती है, ये तो समझ गए। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाया था कि जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसको मैं क्या करता हूं, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, कुछ इस तरह से, ऐसे डिवाइड कर देता हूं। अब इसके ऊपर में मान लो यहाँ पे रफ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये व्हाइट कलर का ग्रेन्यूल मिल रहा है। ये व्हाइट कलर का ग्रेन्यूल और कोई नहीं बेटा, ये राइबोसोम है। ये कौन है, राइबोसोम है। तो यदि इस व्हाइट कलर को मैं यदि राइबोसोम कहता हूं, तो जिसके पास राइबोसोम होता है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके पास राइबोसोम नहीं होता उसको हम कहते हैं बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो क्यों ना अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें और दोनों के बारे में स्टडी कर लें भाई, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आर के सरफेस में, ठीक है, आर के सरफेस में राइबोसोम ग्रेन्यूल्स होते हैं बेटा, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, यहीं पे लिख देता हूं, होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम क्या बोलेंगे, राइबोसोम क्या होते हैं बेटा, अब्सेंट होते हैं। ऐसा नोट कर देना बहुत सिंपल तरीके से। इसमें जो राइबोसोम होता है बेटा 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, 80S राइबोसोम और उसके लार्ज यूनिट जो होते हैं वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके हुए होते हैं। ठीक है, अब ये जो अपने लार्जर यूनिट से जो चिपकते हैं ना बेटा, वो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन की सहायता से होता है। ठीक है, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, ठीक है, की सहायता से दोनों यूनिट चिपके होते हैं बेटा एक दूसरे से। यदि चिपके होने की बात करेंगे तो दोनों यूनिट एक दूसरे से चिपके होंगे। याद रखना कि जिनके पास राइबोसोम होता है वो क्या करता है बेटा, वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य यदि हम बात करेंगे, मुख्य कार्य क्या है, तो बेटा इसका सबसे मेजर काम है प्रोटीन का क्या करना, सिंथेसिस करना। ठीक है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास जो राइबोसोम है उसका वही तो काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो यदि आर में प्रोटीन ज्यादा होगा तो यस वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करेगा। अब यहाँ पे जो की पॉइंट आता है कि भैया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो याद रखना इनमें ट्यूब्यूल्स ज्यादा होते हैं, ट्यूब्यूल्स ज्यादा होते हैं। एक पॉइंट बन जाएगा ये। ठीक है, ये ज्यादातर बेटा ऐसे चीजों में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल में होंगे। ठीक है, सेल्स जैसे क्या क्या सेल है, जैसे मान लो जो ग्लाइकोजन का और तुम्हारे फैट का पाचन करता हो ऐसे सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, वो रेड पेन से लिख रहा हूं, ये एग्जाम में आता है। यदि आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो सबसे पहला काम है बेटा लिपिड बायोसिंथेसिस, मतलब ये वसा को बना रहा है। ठीक है,
लिपिड का बायोसिंथेसिस करता है, ठीक है भाई, वसा को प्रोड्यूस करने का काम करता है। और दूसरा है बेटा, ये ना संचय करता है, Ca2+ कैल्शियम का क्या करेगा बेटा, संचय करता है, मतलब स्टोरेज करता है, ठीक है। ये आपके कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। दो काम एकदम अच्छे से याद कर लो, एक तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक तुम्हारा रफ, और रफ का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। कहां कहां होते हैं बेटा, तो जैसे कि लीवर का सेल में हो गया, लीवर सेल हो गया, आपके पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज हो गया, ठीक है। ग्लोबुलेट सेल की बात करें, ग्लोबुलेट सेल की बात करें, इनमें होती है बेटा। और आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपके ग्लाइकोजन स्टोर करने वाले लिवर सेल में होते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोजन संचय करने वाले, ठीक है, करने वाले सेल्स में ये प्रेजेंट होगा। आपके मसल्स में होंगे, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में होंगे, ठीक है। और कहां कहां होते हैं तो यहां पे नोट कर लेना, ये मसल्स में होगा बेटा, और यदि मसल्स के अलावा और कहीं बोले तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी होता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी ये प्रेजेंट होता है। तो ये तुम्हारे हो गए बेटा मेजर डिफरेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए, याद हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस याद करना क्योंकि एग्जाम में आता है। मैं अपने आप को यहां से हटा दे रहा हूं, यहां पे देख लो, दो काम आपको याद करने हैं बेटा, ठीक है। एक काम मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक काम तो मैंने बताया कि भैया ये तुम्हारा कैल्शियम का स्टोरेज करता है, और दूसरा काम मैंने बताया लिपिड का बायोसिंथेसिस करना। ये दो काम हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। और रफ का काम क्या है, तो मात्र एक ही काम है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। तो चलिए अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पड़ाव में, और यहां पे हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन का, ठीक है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में परिवर्तन की बात करते हैं। ईआर में क्या बात कर रहे हैं भैया, परिवर्तन का, मतलब इनमें किस तरह का मॉडिफिकेशन होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मॉडिफिकेशन है बेटा वो है सार्कोप्लाज्मिक, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक। सार्कोप्लाज्मिक आपका हो जाएगा रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, इंग्लिश में नोट कर देता हूं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, किसका मॉडिफिकेशन है, तो याद रखना तुम्हारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है ये, मॉडिफाइंग रूप कहते हैं, ठीक है। ये इस बंदे का काम क्या है एक्चुअल में, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा जो सार्कोप्लाज्मिक है वो आपके स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में होते हैं, ठीक है। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक वाला जो मसल, ये जो ईआर है, इस प्रकार का जो ईआर है, इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है किसमें, तो एक तुम्हारे बेटा मसल्स में, ठीक है, एक तुम्हारे मसल्स में। किस तरह के मसल्स की बात कर रहे हैं, तो आपका स्केलेटल मसल्स आ जाएगा, ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स में और आपके कार्डियक मसल्स में होते हैं, एक तुम्हारा स्केलेटल और एक तुम्हारा बेटा कार्डियक। कार्डियक मतलब हम आपके हार्ट के मसल्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उपस्थित होता है। और इसका फंक्शन क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो तुम्हारे कैल्शियम आयनों को, ठीक है, कैल्शियम आयनों को संचय करके रखता है बेटा, इकट्ठा करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है, ठीक है, स्टोरेज करता है।
बात समझ में आ गई? तो इसमें ना दो आपको डेटा मेन याद रखना है, मतलब इसमें जो काम का है कि पहली बात तो ये तुम्हारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये मॉडिफिकेशन है, और इसका मेन काम क्या है, कैल्शियम का स्टोरेज करना। ठीक है, ये दो लाइन आपको याद रखना है स्पेशली। ठीक है भाई, याद रखना बेटा, यही वो बंदा है जो मसल्स कंट्रैक्शन के टाइम में कैल्शियम प्रोवाइड करता है। जब आपके मसल्स, ठीक है, आपके जो मसल्स हैं वो जब काम करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये देख लो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में परिवर्तन की बात हो रही है, तो आपके, चलो यहां पे नोट कर देते हैं, ठीक है, आपके मसल्स कंट्रैक्शन के टाइम, कंट्रैक्शन संकुचन बोल सकते हैं, संकुचन के समय क्या करता है बेटा, ये कैल्शियम प्रदान करता है, Ca2+ प्रदान करता है। इसीलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कैल्शियम नहीं मिलेगी तब तक आपका जो मायोसिन है वो एक्टिन से बाइंड नहीं करेगा और ना ही कोई मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा एक तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक मॉडिफिकेशन। दूसरा है बेटा माइक्रोसोम। दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो है तुम्हारा माइक्रोजोम कहते हैं बेटा इसको, ऐसे नोट कर देते हैं माइक्रोजोम। ठीक है, तो माइक्रोजोम कोई अलग सा स्ट्रक्चर नहीं है। मान लो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ऐसा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेते हैं, ये ऐसा, इसी से एक वेसिकल बना, मान लो यहां से ऐसा, और ये डिटैच होके ये ऐसा आ गया। तो वैरायटी ऑफ जो नंबर ऑफ वेसिकल है, छोटे 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 स्मॉल वेसिकल की बात करेंगे, इन्हीं स्मॉल वेसिकल को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोसोम बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोसोम के नाम से जानते हैं। तो याद रखना माइक्रोसोम क्या है, तो भाई तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल के फॉर्म में निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, इनके पास राइबोसोमल पार्टिकल भी होगा, मतलब यहां इस पोर्शन में राइबोसोम के आपका जो पार्टिकल है ये भी प्रेजेंट था। ठीक है, राइबोसोम पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई? ये हो गए बेटा दो चीजें। ओके, अब यदि हम बात करें यही फॉर्मेशन की, तो याद रखना बेटा, ये जो तुम्हारे माइक्रोसोम है ईआर और गोल्जी के, यही लोग आगे चल के न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर को खड़ा करता है। तो याद रखना वेसिकल का काम है बेटा तुम्हारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फिर से बनाना। ठीक है, ये क्या करता है, तो मैंने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फिर से बनाने का कार्य करता है। ठीक है, फिर से बनाने का क्या करता है बेटा, कार्य करता है। छोटे छोटे वेसिकल मिल जाते हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से मॉडिफिकेशन इसमें भी ले सकते हैं। चलिए, इसके कार्य क्या क्या है बेटा। ठीक है, किसके कार्य की बात करो आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है बेटा, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। ठीक है, बिखरा हुआ है का मतलब ये है कि ये जो बंदा है कहीं ना कहीं एक तरह से क्या दे रहा है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सेल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, सेल के अंदर या बाहर किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए करते हैं। ठीक है, यहां पे ये मैंने बात यहां पे लिख दी है। ठीक है भाई,
इट ऑल्सो कनेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अलाउइंग द सिक्रीशन ऑफ क्या बेटा, मटेरियल। मतलब ये जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होती है, ठीक है। और क्या काम है, तो भैया आपने तो देखा ना बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, नहीं 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 नहीं, रफ में करता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम है, लिपिड का बायोसिंथेसिस करना, हिंदी में भी नोट कर सकते हैं लिपिड का बनना, और दूसरा है बेटा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये रहा बेटा तुम्हारा बेसिक फंक्शन की बात हमने की थी। कौन कौन सा आपका लिपिड होता है, तो एक तो लिपिड में कोलेस्ट्रॉल होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट में होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है, याद रखना, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में ये जो बंदा है सेलुलर मेटाबॉलिज्म की हम बात करेंगे, तो इसमें भी एक तरह से क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है बेटा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाद के चीजों को बनाता है, तो याद रखना ER से, ठीक है, एक तो तुम्हारे गोल्जी का, दूसरा तुम्हारे माइक्रोसोम का, ठीक है, और एक है तुम्हारा बेटा लाइसोसोम का, इन सब को बनाते हैं। ER से गोल्जी, माइक्रोसोम, लाइसोसोम का निर्माण होता है जो भी वेसिकल से बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। दूसरी काम ये क्या करता है बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, मतलब सेल को हार्मफुल चीजों से रिमूव करने का भी क्या करेगा, काम करेगा। तो ये जो नुकसानदायक, ठीक है, नुकसानदायक जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपका आ गया ड्रग्स आ गया या फिर पॉल्यूटेंट्स आ गए, इनको क्या करता है बेटा, डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है ये वाला जो कंपोनेंट है वो, ठीक है। मैं अपने आप को यहां ले जा लेता हूं क्योंकि यहां से आपको बाकी चीजें दिखाई दे रही है, क्लियर है बेटा। तो ये रहा तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। अब हमको जो पढ़ना है बेटा वो आपका क्या है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, गोल्जी बॉडी बोलेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें अब याद रख कर लो, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन और मैचुरेशन। तो गोल्जी बॉडी की यदि हम बात करें तो गोल्जी बॉडी में आपका यहाँ पे एक और काम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एक ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है, और यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड का बनना, ठीक है, डाई सल्फाइड जो बंध है का निर्माण भी कहाँ होता है, तो यही होगा, ये डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रोटीन में बनते हैं, ठीक है। ये डाई सल्फाइड बॉन्ड किस में बनते हैं, प्रोटीन में बनते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। चलिए अब करते हैं बेटा गोल्जी बॉडी का। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी बॉडी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी या ये ऑर्गेनेल को सबसे पहले देखा था बेटा कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। हिंदी में नोट कर देता हूं पहले, कैमिलो गोल्जी ने इसको पहली बार देखा था, ठीक है। कैमिलो, बंदे का नाम गोल्जी है। यदि हमारे छत्तीसगढ़ में किसी ने देखा होता तो सोचो आज इसका नाम बेटा समारू, बुधारू, गुनारू ऐसे होते हैं, ठीक है, या आपके या मेरे नाम से होते हैं, बट ऐसा नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग इसको डिस्कवर नहीं किए, ठीक है। तो कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया बेटा 18, डेट याद मत करना, 1898 आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं बेटा, क्या नाम से जानते हैं भाई, गोल्जी बॉडी को
डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं बेटा, डिक्टियो, ठीक है, डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दो नाम हो गए। कभी कभी एग्जाम में यदि आपको डाइवर्ट करना होगा तो वो ना गोल्जी बॉडी ना लिख करके वो क्या लिख देगा बेटा, डिक्टियोसोम नोट कर देगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब जो गोल्जी बॉडी है वो कैसा होता है बेटा, देखो एक गोल्जी ऐसा बना लेते हैं, ये दो गोल्जी, ठीक है, तीसरा गोल्जी को ऐसा बना लेते हैं और चौथे गोल्जी को ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम ऐसा लूप बना लेते हैं। चलो ये ऐसा, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये लूप और यहाँ पे लूप, हमने ऐसा चार अलग अलग लूप बना लिए हैं। ठीक है, हटा दूं मैं अपने आप को, इधर ले आता हूं भाई। ठीक है भाई, चलिए अब मुझे बताओ इधर यहाँ पे कौन है बेटा, इधर मुझे लगता है न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये जो है वो न्यूक्लियस की तरफ देख रहा है और ये न्यूक्लियस के विपरीत दिख रहा है, देखो। ठीक है, ये तुम्हारे न्यूक्लियस के विपरीत देख रहा है बेटा। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के तरफ देख रहा है। बात समझ में आ रही है? जो न्यूक्लियस के तरफ देखते हैं उसका जो शेप होती है बेटा वो होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह होती है और इसका जो शेप होती है बेटा वो कॉनकेव होता है। क्या होता है कॉनकेव, मतलब अवतल की बात कर रहे हैं। अब बात समझना, जो उत्तल है कॉन्वेक्स है वो न्यूक्लियस की तरफ देख रहा है, जो कॉनकेव है वो आपके मेम्ब्रेन की तरफ देख रहा है। यहाँ पे कौन है, मान लो यहाँ पे हमारा कोशिका झिल्ली है बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं कोशिका झिल्ली इंतजार कर रहा है हमारा। ठीक है, कुछ इस तरह से बना देते हैं ऐसे, यहाँ पे कोशिका झिल्ली है। अब जो इधर देखिएगा बेटा इसको हम क्या कहते हैं, एक को कहेंगे सिस और एक को हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहते हैं। तो याद रखना ये दोनों गोल्जी जो यहां दिख रहे हैं इतने को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं सिस गोल्जी। और जो अपोजिट देख रहा होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ देख रहा है, इसको हम कहते हैं बेटा ट्रांस गोल्गी। याद रखो, ठीक है, ट्रांस गोल्जी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिस गोल्गी का डायरेक्शन किधर होता है, ट्रांस गोल्गी का डायरेक्शन किधर होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, मैंने कहा ना गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम ईआर के जैसी होती है। ठीक है भाई, गोल्जी बॉडी का जो संरचना होती है बेटा, संरचना ईआर के समान होती है। ठीक है, ओके, मगर दोनों में जो भिन्नताएं हैं अलग अलग, वो क्या है बेटा, तो याद रखना जो गोल्जी बॉडी होता है वो एक जगह पे होता है, लोकेलाइज्ड होता है। याद कर लो लाइन को, लोकेलाइज्ड होता है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फैला हुआ होता है बेटा, पूरे सेल में फैला हुआ होता है। तो वो कौन है, ईआर होता है। सेम गोल्जी ईआर की जैसे ही ये तीन कंपोनेंट से मिलके बनता है बेटा, तीन कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। ठीक है, क्या क्या है वो, तो जैसे वहां पे हमने लिखा था ना 1 2 और आपका 3, सेम टू सेम है, आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम लिखना है। एक का नाम था बेटा सिस्टर्नी, एक का नाम था आपका ट्यूब्यूल्स और एक का नाम था आपका क्या, वेसिकल। जैसे कि इसके बारे में हमने क्या लिखा था बेटा, अनब्रांच होता है। ठीक है, अनब्रांच होता है, चपटा होता है, मतलब कि मतलब फ्लैटेड होता है, ये मैंने लिखवाया था। और रेगुलर फॉर्म में होता है, रेगुलर मतलब प्रॉपर शेप में होगी। जो ट्यूब्यूल उल्टा कर दो, अनब्रांच की जगह हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच्ड, फ्लैटेड है उसकी जगह पे यहाँ पे लिख देना रेगुलर, इरेगुलर क्या देंगे, इरेगुलर। और बेटा इसका जो प्रॉपर शेप नहीं होता है, इम्प्रॉपर शेप का ये होता है। ठीक है,
ठीक है। और दिखने में आप चाहो तो यहाँ पे ना ट्यूब जैसा बोल सकते हो। कैसा होता है? तो ट्यूब जैसा दिखने में स्ट्रक्चर होता है। ये तो भैया वही है, ओवल वाला, ओवल शेप्ड होता है, अंडे के आकार का होता है, मैंने सब बता दिया है। तो ये भी जो है बेटा वो तीन चीजों से मिलकर के बनता है। इसका मेन है बेटा फंक्शन याद करना। ठीक है, क्या क्या फंक्शन होता है आपके गोल्जी बॉडी का। ठीक है, तो चलिए, ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के कार्य या फिर फंक्शन की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड यही बनते हैं। देखो, दो मतलब यही चीजें कई तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एवं, देखो सामने में ग्लाइको ही लगेगा। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको क्या लिपिड, ठीक है, का संश्लेषण होता है बेटा, संश्लेषण होता है। ठीक है, बनता है। तो यहां पे बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का क्या होता है? यहाँ पे सिंथेसिस होती है, सबसे मेन काम है। ठीक है, दूसरा काम क्या है? तो जितने भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल सेल के अंदर होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी इसी का होता है। फॉर एग्जांपल, ये मान लो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम क्या करेंगे? वेसिकल के अंदर में पैक कर देंगे ऐसे, और इस वेसिकल को हम दूर तक ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं। मतलब ये ऐसा ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये क्या कर रहा है बेटा? ट्रैफिकिंग, और आप बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है भाई, तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। हम मैक्रोमोलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ये इसका हो जाएगा बेटा दूसरा फंक्शन। किसी भी मॉलिक्यूल को यदि कहीं पे ट्रैफिकिंग कराना हो तो उसका काम भी कौन करता है? यही करता है। अब यहां पे बात समझना, जितने भी तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो यही बनते हैं बोल रहे हो। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स, कोई भी एक नाम ले लो, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन। तो यार पेप्टाइडोग्लाइकन तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट या सेल वॉल के कंपोनेंट कहां बनते हैं पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? गोल्जी बॉडी में बनता है। तो तीसरा काम सेल वॉल के लिए, ठीक है, सेल वॉल के लिए जो हमको पॉलीसेकेराइड बनाना है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड बनाना है बेटा, सेल वॉल के लिए पॉलीसेकेराइड का निर्माण कहां होता है? गोल्जी के द्वारा होता है। ठीक है, ये बातें आपको समझना है। तो देखो, पहला काम है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बनाना, दूसरा है बेटा पॉलीसेकेराइड को बनाना, किसके लिए? सेल वॉल के लिए। ठीक है, मतलब सेल वॉल मटेरियल कहां बनता है यदि पूछे तो यही बोलना। दूसरी बात, प्लांट सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो क्या बनता है बेटा? सेल प्लेट बनता है। ठीक है, तो याद रखना, प्लांट सेल में, ठीक है, मैं अपने आप को कहां हटा लूं? ये इधर हटा लेता हूं, ऊपर में। ठीक है भाई, तो तुम्हारा जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल डिवीजन के समय, ठीक है, सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है बेटा। सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है? तो याद रखना, आपका गोल्जी बॉडी ही करता है। गोल्जी बॉडी में सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्रोसोम। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक्रोजोम बोलेंगे, जो स्पर्म में प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूं, एक्रोजोम। एक्रोसोम को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड गोल्गी बोलते हैं। तो याद रखना, किससे बन रहा है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी से बना हुआ है। और यदि एक्रोसोम कहां है बोलेंगे तो बता देना कि भैया ये एक्रोसोम स्पर्म में होता है बेटा।
ठीक है, स्पर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कितने काम हो गए? सबसे पहला काम, गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इसी बात को आपको घुमा सकता है, एक प्रोसेस का नाम बता देगा जिसका नाम है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है बेटा प्रोटीन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो आपका कोई शुगर है, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और ये आपका प्रोटीन है एन, और ये सी टर्मिनल मैं लिख देता हूं, ये कौन है? प्रोटीन है। जब प्रोटीन के साथ आप शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ दो, जैसे मान लो कि मैंने इसको इस कलर का बनाया ऐसे, अब क्या होगा? दोनों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि भैया ऐसा आप प्रोटीन बना लो, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ठीक है, और यहां पे आपने इनको ऐसा जोड़ दिया है। ये कौन है बेटा? शुगर मॉलिक्यूल है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। तो आपने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, प्रोटीन से क्या किया आपने? जोड़ दिया है बेटा। प्रोटीन से जोड़ना क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। और ये ग्लाइकोसाइलेशन कहां होता है बोलेंगे तो यस, यहां पे नोट करना, ग्लाइकोसाइलेशन जो प्रोसेस है कहां होता है? गोल्जी में होता है, गोल्जी में होगा। चलो, मेरे ख्याल से YouTube में जब आप पीजीटी के कोई भी वीडियो देख लो, मुझे नहीं लगता कि आपको इतने अच्छे कंटेंट्स कोई टीचर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कंटेंट बेटा बहुत हायर लेवल का कंटेंट है। ठीक है, तो पूरे फंक्शन को लाइन बाय लाइन याद करना। देखो, कोई भी एग्जाम फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो प्रोटीन के मैचुरेशन के लिए एक तो ईआर काम आएगा और एक गोल्जी काम आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यदि मैंने नहीं बताया तो उसको मैं बता देता हूं, एक मिनट रुको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किधर है बाबा? इसके फंक्शन, यस, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मैंने बता दिया है, तो ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया बेटा तुम्हारा प्रोटीन। चलिए तीसरे नंबर का हम बात करते हैं लाइसोसोम का। तो बेटा लाइसोसोम को हम कुछ नाम से जानते हैं क्या? इसको ना आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? सुसाइडल बैग कहलाता है बेटा। ठीक है, सुसाइडल बैग के नाम से इसको जानते हैं। क्यों? मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो लाइसोसोम है वो आपके गोल्जी बॉडी से ही बनता है। सुनो ध्यान से, गोल्जी बॉडी से जो छोटे छोटे वेसिकल्स टूटते हैं ना, इन्हीं वेसिकल से क्या बनता है? हमारा लाइसोसोम बनता है। बस इस वेसिकल में, सुनो ध्यान से, ये वेसिकल में और इस लाइसोसोम में क्या डिफरेंस है पता है तुमको? इनके पास एक प्रोटीन है। ओके, इनके पास एक प्रोटीन है, ये छोटा सा। ये कौन है? बंदा कुछ ना कुछ तो महान काम करता होगा। यस, ये बंदे का नाम है बेटा H+ATPase। क्या नाम है? H+ATPase नाम है। मतलब ये क्या करता है? बाहर क्या है बेटा? साइटोसोल। साइटोसोल से अंदर लाने का काम करता है। किसको? H+ को। तो तुम्हारा जो H+ है वो बढ़ जाएगा कहां? आपके लाइसोसोम के अंदर। बेटा H+ कंसंट्रेशन का बढ़ना मतलब एसिडिक कंडीशन, और एसिडिक कंडीशन मतलब अम्ल वाली कंडीशन बन गई है। तो एसिडिक कंडीशन में इसके अंदर में क्या होता है पता है तुमको? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बात कि भैया लाइसोसोम किससे बना? तो गोल्जी बॉडी के वेसिकल से बनता है, वेसिकल से फॉर्म होता है या फिर बनता है, लिख देता हूं। ठीक है, इनके पास क्या खास बात है? तो H+ATPase उपस्थित होगा। ठीक है, H+ATPase उपस्थित होता है यहां पे भाई।
इसके अंदर में बेटा एसिडिक कंडीशन बनने से याद रखना, लाइसोसोम के अंदर लाइसोसोम के अंदर में ये एम है के अंदर विभिन्न प्रकार के, ये मेन है बेटा इसका, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपके सेल के अंदर जो अनवांटेड मटेरियल होती है उसको डिग्रेड करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? यही जो तुम्हारा लाइसोसोम है बेटा, वो क्या करेगा, जो भी अनवांटेड मटेरियल होती है उस सबको रिमूव करने का काम करता है। याद रखना, ये जो एंजाइम है वो बहुत ही कम पीएच में एक्टिवेट होता है, मतलब याद रखेंगे पीएच 5 में क्या होते हैं बेटा, सक्रिय होते हैं ये। पीएच 5 में क्या होते हैं, ये सक्रिय होते हैं, मतलब इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसिडिक कंडीशन चाहिए, ठीक है। ये जो लाइसोसोम होते हैं वो सभी सेल में होते हैं बेटा, आरबीसीएस को छोड़ के। एनिमल में, ठीक है, एनिमल्स में सभी सेलों में उपस्थित होगा, ठीक है, सभी सेल्स में उपस्थित होता है सिर्फ आरबीसीएस को छोड़ के, आरबीसीएस को छोड़कर। तो याद रखना कि आरबीसीएस में जो लाइसोसोम होते हैं वो नहीं होते बेटा, क्योंकि वहां पे मेन काम तुम्हारे हीमोग्लोबिन का होता है। बाकी आप बोलो प्लांट्स बोलो फंजाई बोलो, इन सब में मोस्टली अबंडेंट फॉर्म में होती है, ठीक है। यदि हम लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें तो बहुत सारे फंक्शन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन आते हैं भाई। क्या क्या फंक्शन है, तो चलो इसके फंक्शन को नोट करते हैं लाइन बाय लाइन, छोटा छोटा, ठीक है। ये एक तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। एक लेयर या मेम्ब्रेन से ये क्या होता है बेटा, कवर्ड होता है, ठीक है। ये सिंपल इसके फंडामेंटल की बात हम कर रहे हैं। इनके पास एंजाइम होता है बेटा एसिड हाइड्रोलाइसिस, जो एसिडिक कंडीशन में एक्टिवेट होता है, तो हम इसको कह देंगे एसिड हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज कहेंगे, ठीक है। एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन को आपके लिपिड को और कार्बोहाइड्रेट को क्या करती है बेटा, डिग्रेड करती है, ठीक है। ऐसा डिग्रेड करने का काम इसका होता है। ये बात समझ में आ गई। लगभग 50 तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, 50 ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं आपके एक लाइसोसोम के अंदर में, ठीक है। इनकी खास बात क्या है, तो इसके पास बेटा H प्लस एडिपेज भी है ना, H प्लस एडिपेज प्रेजेंट होता है जो H प्लस को बढ़ाता है, मतलब एसिडिक कंडीशन को बढ़ाता है। एसिडिक कंडीशन होती है किसके अंदर में बेटा, तुम्हारे लाइसोसोम के अंदर में। तो जो तुम्हारे बोन को खाने वाले सेल है बेटा, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, बोन को खाने वाले क्या सेल्स, तो बोन को जो खाने वाले सेल्स होते हैं उनमें, यहां पे देख लो, बोन को खाने वाले सेल में लाइसोसोम होते हैं बेटा, लाइसोसोम ज्यादा होगा, हाई कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है, ताकि तुम्हारे अनवांटेड बोन को डिसॉल्व कर सके। जो फंगल लाइसोसोम होता है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी काम आता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक मैंने कहा फंगल लाइसोसोम,
क्या करता है बेटा, ये सेल के बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करने का काम करता है, इसका एक और काम हो गया। ठीक है, अब जो सेल पुराने हो जाते हैं या फिर सेल जो हमारे काम का नहीं है, मान लेते हैं पुराने सेल हैं, पुराने सेल को यदि मुझे डिग्रेड करना है तो डिग्रेड करने के लिए क्या होगा, जो तुम्हारा लाइसोसोम है ये बेटा फूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, बर्स्ट हो जाता है जिससे पूरा सेल डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सेल अल्टीमेटली क्या हो जाता है, यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है। तो एक तो भैया ये सिंगल लेयर्ड जो है एक तरह का बैग जैसा स्ट्रक्चर है, इनके पास एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, लगभग 50 तरह के होते हैं, इनके पास H+ एडिपेज होती है, ये बोन को लाइसिस करने वाले सेल में ज्यादा प्रेजेंट होती है ताकि हमारे अनवांटेड बोन को डिसॉल्व कर सके। पुराने सेल को मारना, ठीक है, पुराने सेल को मारना कहलाता है बेटा आटो, मतलब खुद को, आटो मतलब सेल्फ, खुद को डिग्रेड करना मतलब ये कहलाएगा तुम्हारा ऑटोलाइसिस कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, ऑटोलाइसिस का काम भी ये करता है। आपने सुना होगा कि जो टेडपोल लार्वा होती है, क्या बोल रहा हूं, जो मेढक का जो लार्वा होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं टेडपोल, क्या नाम है इसका, टेडपोल लार्वा। तो टेडपोल लार्वा में आपको पता होगा पूंछ होता है। ठीक है, क्या होता है, पूंछ होता है। तो पूंछ को हटाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस के बाद ये बन जाता है बेटा फ्रॉग बन जाता है, और पूंछ इसमें अपसेंट होता है, ये जो टेल है वो अपसेंट होता है। तो टेल को डिग्रेड किसने किया, यहाँ पे जो लाइसिस हुआ, लाइसिस ऑफ सेल हुआ, वो किसने किया बेटा, आपके लाइसोसोम ने किया है। मतलब लाइसोसोम यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस के काम को भी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो ये भी एक तरह का फंक्शन बन सकता है। ये 3 फंक्शन हो गए, ये 4 फंक्शन हो गए, ये 5 फंक्शन हो गए, और मेटामॉर्फोसिस में काम आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 6 फंक्शन हो गए बेटा। तो इस तरह के काम आपका रेगुलेट करता है कौन, लाइसोसोम। यदि लाइसोसोम में H+ एटीपेज को हटा दो, लाइसोसोम में H+ एटीपेज को हटा दो, अरे यार लाइसोसोम का हेडिंग था ना यहाँ पे, चलो इसको छोड़ स्किप करते हैं। अच्छा, लाइसोसोम के बाद में नंबर 4, ये मेरे ख्याल से नंबर 4 में नाम मैंने चेंज नहीं किया है, इसको हम कर देते हैं बेटा चेंज। लाइसोसोम नहीं है ये कौन है, वैक्यूल्स है। क्या ये, वैक्यूल्स है बेटा, वैक्यूल्स। ठीक है, बहुत मोटा हो गया बट चलेगा। वैक्यूल की बात, अब सब कुछ पढ़ चुके हैं तो वैक्यूल कोई बड़ी बात नहीं है, वैक्यूल को बस 2 लाइन में हम खत्म करते हैं। इसका मेन काम हमको पता चलना चाहिए। मेम्ब्रेन बाउंड एक स्पेस होता है बेटा, जिनके अंदर में, समझो पहले, मान लो यहां पे एक आपका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप बोल दो, जैसे भाई बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं ये हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग के अंदर में बेटा हर एक अनवांटेड मटेरियल या जो हमारे जीवन में या हमारे सेल के लिए कोई काम का नहीं है, उसको हम यहाँ पे भेज देते हैं, यहाँ के अंदर में स्टोर कर देते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये जो बंदा है जो इकट्ठा करके रख रहा है, वो क्या कहलाता है बेटा, वैक्यूल्स कहलाता है। वैक्यूल के अंदर में वाटर होता है। ठीक है, वैक्यूल के अंदर में सैप होता है, सेप नहीं बोल रहा हूं ना बेटा, सैप बोल रहा हूं, एक तरह का मिक्सचर ऑफ लिक्विड की बात करेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो भी इसमें ठूस दो। ठीक है, और लाइक अदर मटेरियल जिसको हमको स्टोर करना है, अदर मटेरियल्स जिसकी जरूरत है ना भाई, जिसकी आवश्यकता जो है, ठीक है, सेल को नहीं होती है बेटा, सेल को नहीं होती, ये सभी कंपोनेंट, ये सभी कहां, वैक्यूल में,
वैक्यूल में स्टोर होते हैं, ठीक है, वैक्यूल में स्टोर होते हैं। तो कहीं ना कहीं वैक्यूल जो है वो काम करता है बेटा अनवांटेड चीजों को रोक के रखने का काम। अब बात समझो, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। प्लांट सेल और एक बेटा एनिमल सेल ले लो, ठीक है। याद रखना, प्लांट सेल में बहुत ही बड़े आकार का, ठीक है, बड़े आकार का वैक्यूल होता है, लार्ज साइज, ठीक है। लार्ज साइज वैक्यूल होते हैं बेटा, 90% एरिया को घेर लेता है, एरिया को कवर करता है। मतलब प्लांट के अंदर में, प्लांट सेल के अंदर में 10% एरिया में बाकी लोग हैं और पूरे 90% एरिया में कौन है तुम्हारा, ये वैक्यूल है। याद रखना, एक ही होगा, बड़ा होगा, ठीक है भाई, बड़ा होगा, एक मिनट, बड़ा होगा, मगर ये जो है बेटा एक होगा, सिंगल होगा। इसके जस्ट उल्टा रख दो, एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। क्या होगा, छोटे साइज के होते हैं बेटा, स्मॉल साइज होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे, स्मॉल साइज के होंगे, बहुत सारे होंगे, मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मल्टीपल नंबर में ये आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। अब ये जो बंदा है, इसका और क्या काम, तो फूड को स्टोर भी करता है, ठीक है, ये फूड को स्टोर भी करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फूड वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना ही डेटा आपको वैक्यूल के लिए याद करना है। हमारा जो नया टॉपिक होगा जो हम आगे पढ़ेंगे वो होगा बेटा न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, ठीक है भाई। हमने सबसे पहले बेटा साइटोप्लाज्म पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बाद में उसके अंदर में ऑर्गेनेल्स पढ़े। ऑर्गेनेल में सबसे पहला हमने स्टार्ट किया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें पहले हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने पढ़ा बेटा आपका गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी के बाद में, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद इसके फंक्शन पढ़े, ग्लाइकोसाइलेशन करता है ना। उसके बाद में लाइसोसोम पढ़े, और लाइसोसोम के बाद में एक छोटा सा टॉपिक पढ़े वैक्यूल। अल्टीमेटली हमारा जो टॉपिक है आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम कंप्लीट करेंगे। ये डेटा याद करो, ट्रस्ट मी, अभी मैं जब टेस्ट कराऊंगा पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, देखना तुम वही क्वेश्चन आया होगा और कोई भी अलग वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आते, इतना ही आता है बेटा, ठीक है। तो लगभग 6-7 लेक्चर में आपका ये चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे आपका सेल डिवीजन एंड साइकिल, और उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल। तो ऐसे लाइन बाय लाइन नए नए चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी तक आपने YouTube में बस ट्रायल वीडियो देख रहे हैं बेटा, तो जितना जल्दी हो सके हमारे कोर्स को परचेस करें। 50 स्टूडेंट तक ये प्राइस 4000 है। उसके बाद ट्रस्ट मी, 50 स्टूडेंट होने के बाद मुझे और कमाने की जरूरत नहीं है, मैं बस उसको 5000 कर दूंगा। आपको परचेस करना होगा तो आप परचेस करेंगे, नहीं करना होगा तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। बट हाँ, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। ओके, चलिए बेटा, टेक केयर।